अगर आपको याद है, मुझे तो याद है, मैंने जब प्रोविजन आप लोगों को सिखाया था, जिस दिन सिखाया था, फर्स्ट क्लास का नोट से ही मैंने उठाया है। मैंने यहां लिखा था, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच इज क्रिएटेड फॉर नोन पर्पस, लॉस और एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। The outcome which is measurable in terms of money, but the amount is not known. It is created by charging against profit. आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोविजन ऑफ इनकम। ऊपर में वो था क्या, दैट इज प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा फॉर इनकम। It is the provision which is क्रिएटेड मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्रिएट करना मतलब मैनेजमेंट में डिसाइड किया है ऐसा करना है, तो अकाउंटेंट ने उसको क्रिएट कर रहा है। विच इज क्रिएटेड फॉर नोन इनकम विच इज measurable in terms of money, but which is measurable in terms of money, but amount is not known. Amount is not known. It is created by crediting the profit and loss account this kind of provision is the asset of the entity, the form of the entity. Asset of the entity based on future income. प्रोविजन फॉर लॉसेस ठीक उल्टा था, ये प्रोविजन फॉर इनकम। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रोविजन ऑफ इनकम। आज क्या कर रहा हूं, प्रोविजन ऑफ लॉसेस। तो एक बार जिस्ट में बता देंगे, दैट इज प्रोविजन ऑफ इनकम। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस, और ये है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, प्रोविजन ऑफ इनकम। मतलब आप लोग ये लाइन और ये लाइन को अगर कंपेयर करेंगे, आप लोग लाइन टू लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ चुका है, सर ये ठीक ऑपोजिट इसका है। यहां पर था प्रोविजन फॉर लॉ इज अ लायबिलिटी, तो प्रोविजन को क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रिएट होता है बाय डेबिटिंग पीएल अकाउंट, तो पीएल को डेबिट करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर
expenses, losses account. सिमिलरली प्रोविजन फॉर इनकम कैसे क्रिएट होगा, आप लोग बोलिए तो। ठीक देखो, प्रोविजन अगर एसेट है, फ्यूचर इनकम मतलब फ्यूचर में मिलेगा, उसके बेसिस में आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोविजन आपका क्या हुआ, फ्यूचर में मिलेगा, मतलब एसेट। प्रोविजन फॉर इनकम बिकॉज इट इज एसेट, मैंने बोल दिया है, देखो इट इज ट्रीटेड, प्रोविजन इज द एसेट ऑफ द एंटिटी। तो अगर एसेट है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। कैसे ही एसेट को क्रिएट करेंगे, इससे इफेक्ट थ्रू क्रेडिटिंग द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या था, ये दोनों में डिफरेंस है, ये था लायबिलिटी पीएल को डेबिट करके किया जाता है, ये है फ्यूचर इनकम जिसको एसेट माना जाता है, प्रोविजन को पीएल को क्रेडिट करके किया जाता है। बेसिकली दोनों ही एक। इसका चर्चा हम लोगों ने इतना दिन तक किया है, लेकिन इसका चर्चा हम लोग आज शुरू करेंगे। सर किस प्रकार का इनकम के ऊपर बात कर रहा है, एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ सुना था, मतलब डेटर्स जल्दी पैसा देने के लिए आपने डिस्काउंट ऑफर करेंगे इन फ्यूचर में, उसी सोच के बेसिस में आपको कितना लॉस बियर करना पड़ेगा उसका प्रोविजन। प्रोविजन डिस्काउंट ठीक उल्टा होगा, डेटर्स के जगह सप्लायर होगा। सप्लायर नेचुरली आपको ऑफर देगा, आप जल्दी पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको छूट दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो वो लॉस आपका क्या हो गया, वो लॉस तो सर मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो लॉस तो मेरा डिस्काउंट लॉस तो नहीं है सर, फ्यूचर में मुझे डिस्काउंट मिलेगा, इन फ्यूचर सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा, मतलब मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा, कम लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज सप्लायर का बैलेंस मेरा लायबिलिटी है। 10,000 का जगह मुझे 9,500 देना पड़ेगा, तो 500 रुपए का मेरा गेन हुआ है ना बेटा, दैट इज अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, that is a gain for provision for discount received, that is the income। आप सोच ही रहे हैं इसको इनकम बोला जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। इन फ्यूचर आप सोच सकते हैं मेरे पास अगर मैं जल्दी पेमेंट करूंगा तो सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा that percent, that is called provision for discount received। नॉर्मली थक अभी नहीं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। तो आपको फ्यूचर में जो डिस्काउंट इनकम होगा उसी का एस्टिमेट आपको नोन पता है, लेकिन अमाउंट नॉट नोन है, बिकॉज कौन कितना डिस्काउंट देगा आपके लिए नोन नहीं है, लेकिन आप डिस्काउंट का एक्सेप्ट करेंगे ये आपको पता है, तो आपके पास इनकम होगा। तो अगर सर्टेनिटी है तो इनकम को आप रिकॉग्नाइज करेंगे कैसे, क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर इनकम। वाई इनकम बोल के नहीं दिखाएंगे, बिकॉज मुझे तो रेट पता ही नहीं है। अगर मुझे रेट पता नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं, रेट को एस्टिमेट करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्यूचर, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। रेट तो रेट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। नाउ सवाल है कैलकुलेशन कैसे होगा। मैंने ट्रांजैक्शन का इंटरनल ट्रांजैक्शन है, मैंने ट्रांजैक्शन कितना प्रकार का सिखाया था याद है, 3 प्रकार का। वन है ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जिसका वाउचर मिलता है, दूसरा है कंट्रोल ट्रांजैक्शन, मैंने सिखाया था सेल बैलेंसिंग में, कंट्रोल पर्पस के लिए, एरर आइडेंटिफाई करने के लिए, और 3 नंबर होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज जिसको बोलता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन ही होता है प्रोविजन अकाउंट, क्रिएट किया वर्ड है। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन का सर क्रिएशन का जर्नल मुझे पता है, एग्जांपल पता है, कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है,
it is calculated on closing liability based on the rate estimated from past experience. पास्ट एक्सपीरियंस से आपने क्या किया, इसको एस्टिमेट किया है. इन आवर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल दिया है प्रोविजन फॉर इनकम का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. इन आवर एग्जाम्पल प्रोविजन is calculated on closing creditors balance. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग 1, opening provision for income account with opening balance of last year provision. प्रोविजन फॉर बैड डेट में अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है बिकॉज ऑफ लायबिलिटी, तो यहां पर क्या आएगा? ऑन डेबिट साइड. नंबर 2, इनकम अर्न्ड. इनकम अर्न्ड income by gain during the year is written off by closed, is closed transfer. कितना इंग्लिश आता है देखो, written off. एक्चुअली रिटर्न ऑफ यहां पर एप्लीकेबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट लॉस. ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट. इनकम अकाउंट. जर्नल क्या होगा? इनकम अकाउंट डेबिट. आपका इनकम नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट आइटम होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट. इनकम अकाउंट डेबिट टू income account debit to profit and loss account, sorry, to provision account. provision for income account. वहां पर ठुक उल्टा करते थे. प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट. 3, create the closing provision for income last 4, net balance transfer to profit and loss account. जो मैंने डेटर्स में सिखाया था सेम टू सेम है, एक्सेप्ट एक ही जगह यहां पर आपको चेंज करना पड़ा. एक्सपेंसेस का जगह इनकम. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग.
एग्जाम्पल कैलकुलेशन। तो देखो सेम हम लोगों ने ऑलरेडी ये पूरा डिस्कस करके रखा था, आज ठीक उल्टा मैंने समझाया है यहां पर। एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करूंगा, मुझे पता नहीं होगा और नहीं। चलिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, provision for discount received 112020 2000 discount received discount received 2500 sundry creditors। क्यों सन्ड्री लिखा रहता है? बिकॉज टोटल समझाने के लिए सन्ड्री, बिकॉज कोई एक क्रेडिटर्स तो नहीं है आपका, मल्टीपल क्रेडिटर्स है। 2,40,000 on inquiry it was ascertained that creditors includes 15,000 due from Mr. Sen and debtors include ₹20,000 ड्यू फ्रॉम मिस बी सेन। मतलब सेम पार्टी से आपको 15,000 रुपए मिलने वाला है, सेमो पार्टी को आपको 20,000 मिलने वाला है और सेम पार्टी को आपको 15,000 देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको उससे 20,000 कलेक्ट करेंगे, 15,000 देंगे। इसमें कोई जस्टिफाई हुआ है? इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ है। सो बेटर क्या है सर, उसको 20,000 रुपए उसको कलेक्ट करके उससे 15,000 देने से बेटर है 15,000 दोनों से सेट ऑफ कर देते हैं, करने के बाद सिर्फ 5,000 रुपया आप उससे कलेक्ट करेंगे। ₹5,000 ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर। चलिए, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट received account and discount received account। at the rate of 6%। चलिए, जो मैंने लिखा है वो पहले क्लोज करता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो जी, पहला काम आपका करने के लिए जो लगेगा, अकाउंट का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए एक एक करके आते हैं। सर कैलकुलेशन करने से पहले आप एक चीज देखिए, आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो फिगर गलत है, बिकॉज ये ए और बी का एडजस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। ओके ओके, तो चलिए करते हैं। सर आपने नहीं किया है, सॉरी। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स, calculation of closing creditors as per book कितना 2,40,000 लेस आपका सेटअप हुआ होगा 15,000 20 सेंट से आपको मिल देना है और 20 सेंट से आपको 20,000 रुपया मिलने वाला है। तो मैंने बहुत बार सिखाया है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। मतलब 15,000 क्रेडिटर से भी लेस हो जाएगा, 15,000 डेटर से भी लेस हो जाएगा। तो लेस कीजिए, म्यूचुअल सेट ऑफ। कौन सा अमाउंट? लोएस्ट अमाउंट। हाउ मच? 15,000 दोनों में। जितना तक मेरा कॉन्सेप्शन है, क्रेडिटर्स मतलब गुड्स का क्रेडिटर्स, नॉट एसेट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर से में के भीतर एसेट सेल किया है, एसेट परचेस किया है, उसको आपने क्या किया है? क्रेडिटर्स में डाल दिया है। गलत हुआ है। इट इज नॉट क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेस, इट इज क्रेडिटर फॉर एसेट परचेस, जो इसके भीतर नहीं आना चाहिए, लेकिन क्रेडिटर्स के भीतर आपने गलती से इंक्लूड कर लिया। अगर गलती से इंक्लूड कर लिया है तो सर मुझे एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा, तो करिए लेस क्रेडिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बहुत काम में आएगा ये लैंग्वेज, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। और ये क्रेडिटर्स किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? गुड्स परचेज। डेटर्स फॉर गुड्स सोल्ड, क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिट गुड्स परचेज्ड। तो फर्नीचर अगर गलती से इंक्लूड किया भी है तो आप एक्सक्लूड कर ही तो सकते हैं ना, इसमें इतना बल बोलने की क्या प्रॉब्लम है? अब ऐसे दिखा रहे हैं, सॉरी। ये तो बताइए, नेट करेक्टेड एडजस्टेड बैलेंस क्या है? करेक्टेड बोल सकते हो, एडजस्टेड। एडजस्टेड क्यों? क्लोजिंग डेट में ये दोनों एडजस्टमेंट था, वो मैंने नहीं किया है। करेक्टेड बा एडजस्टेड क्रेडिटर्स कितना है? हाउ मच? 2,40,000 माइनस 25, 2,15,000। डन। एग्री और नॉट? चलिए डिस्काउंट रिसीव शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग डेट में मुझे डिस्काउंट रिसीव बोल दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2020। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डिस्काउंट रिसीव है? 2,500। तो डिस्काउंट रिसीव आप जानते ही आपका इनकम है 31/3/2020 छिलो तो हाँ 14/20 है तो 21 होगा 2021 बाई बैलेंस सीडी ब्रॉट डाउन। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में आपका टोटल इनकम डिस्काउंट रिसीव आपका हुआ है कितना? जो आपका क्रेडिट है
2500। आप याद करो जब बैड डेट करे थे, बट डिस्काउंट अलाउ करे थे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लोगों ने लिखे थे, बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस लॉसेस, इट इज अ डेबिट बैलेंस, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो 2500। ओके, नाउ मैंने क्या बताया था, अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको कहां क्लोज करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग में पीएल, ओपनिंग में बैलेंस अवेलेबल है तो हम उसको क्लोज करेंगे टू प्रोविजन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं राइट ऑफ वर्ड नहीं लिख सकता हूं, मतलब एक होने के बाद भी इनकम कभी भी राइट ऑफ नहीं हो सकता, इनकम ट्रांसफर हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर बोल के छोड़ दो, कितना 2500, डन। चलिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते हैं। इसका ओपनिंग का एक बैलेंस है, ओपनिंग का बैलेंस मतलब 142020, बाई ना टू, सर ये इनकम का प्रोविजन है और उसका साइड एक ही साइड होता है, इट इज एन एसेट। देखो मैंने डेफिनेशन में लिखाया था इट इज अ एसेट, कहां लिखा था डेफिनेशन में, चलो फिर से आते हैं। Provision for income, it is a provision which is created for known income which is measurable in terms of money but amount is not known. It is created by crediting profit and loss account. This kind of provision is the asset. Asset होगा तो डेबिट साइड में ही बैठेगा ओपनिंग। चलो ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना प्रोविजन का बैलेंस था, जितना तक मेरा मेमोरी सपोर्ट दे रहा है 2000। ओके, साल के अंत में, मतलब ओपनिंग प्रोविजन है, साल के अंत में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव को यहां पर मार्च कर देंगे, बा कैंसिल कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मतलब सप्लायर से ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना डिस्काउंट मिला है। बाय हो गए। यस 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 यस, सॉरी, बाई। उसके बाद मैंने बोला था क्लोजिंग में फिगर लिखने के लिए 31/3/2021 बाई प्रोविजन बाई बैलेंस सीडी, सीएफबी लिख सकते हो बिकॉज अगर फॉरवर्ड नहीं करते हो तो। कितना आपका क्रेडिटर्स का फिगर कितना है बेटा, तो यहां पर ही कैलकुलेट करना चाहिए था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना परसेंटेज था, 6%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 6% ऑन 2,15,000। कोई अमाउंट बोलिए तो 12,900। 12,900। डन। तो चलिए क्लोजिंग प्रोविजन लिख देते हैं। क्लोजिंग प्रोविजन 12,900, 12,900। उसके बाद मैंने क्या बोला था, दैट इज वर्किंग नोट 1,
इसके बाद क्या बोला था? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्लोजिंग डेट में पीएल में नेट फिगर क्रिएट कर दो, नेट फिगर चार्ज टू पीएल। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल को क्रेडिट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नेट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, हाउ मच? 13,400 13,000 400 टोटल कितना हुआ? 15,400 15,400, यहां पर भी 15,400। क्लियर और नॉट? समझ में आया? यस सर, एक डाउट है सर। तो वर्किंग नोट आप नीचे भी कर सकते हो। यहां पर भी वर्किंग रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आज एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका सिलेबस में है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पूरा आई थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर इनकम करके रखा है, प्रोविजन फॉर लॉसेस करके रखा है। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहां का अगर पीयूष पांडे का सवाल करता हूं, सर ओपनिंग में अगर प्रोविजन नहीं रहता, इस साल ही अगर पहला किया है तो नो इश्यू, डिस्काउंट रिसीव फर्स्ट ईयर में पीएल में जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर में प्रोविजन अकाउंट में क्लोज होगा। सेम कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ तो सर, हम लोगों ने तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट सीख के आए हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट का मतलब है हम फ्यूचर लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन फ्यूचर इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो यहां पर पूरा प्रॉब्लम ही कराया है, फ्यूचर इनकम आपने रिकॉग्नाइज किया है। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये मेथड को, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसलिए किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करके और रादर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके किया करना पड़ता है, वहां पर आप जिंदगी में कभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं देखेंगे। कोई भी एक्सपेक्टेड इनकम आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वैरस एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट देखेंगे लेकिन प्रोविजन फॉर इनकम कभी नहीं देखेंगे। लेकिन सर आपने तो यहां पर डाला है, भाई मुझे कंपनी अकाउंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉब्लम कर रहा हूं, जहां पर मालिक चाहे तो कर ही सकता है। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक का ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दादागिरी नहीं चलता है। कंपनी अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया गया है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, उसका वेरिएशन स्लाइटली 1 पॉइंट में भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मालिक कितना एस्टिमेट करना चाहता है, मालिक क्या करना चाहता है, उसको भाव देना पड़ता है। इसका मतलब क्या उल्टा पुल्टा अकाउंटिंग जो बोलेगा वो करेगा? नहीं। इसका मतलब डेबिट को क्रेडिट कराना नहीं है। उसने जो किया है अकाउंटिंग वाइज ठीक किया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है आप फ्यूचर इनकम को नहीं दिखाएंगे बुक में, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मुझे फ्यूचर इनकम भी दिखाना है। तो दिखा, अगर वो उसका बिजनेस दिखाना चाहता है तो दिखाइए, क्या प्रॉब्लम है? नो इशू। आप दिखाना चाहते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। एकेडमिक पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए 100% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अकाउंट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए सिलेबस में भी है, मुझको कराना भी पड़ा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोविजन फॉर इनकम कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज वो अलाउ नहीं है कंजर्वेटिव एस्टिमेट के कारण के लिए। लेकिन मुझे तो बीकॉम भी करना है ना, मुझे ज्ञान तो करना है, उसके साथ क्या करना है, मुझे रिजल्ट भी करना है।
तो रिजल्ट करने के लिए जो रिजल्ट करने के लिए सिलेबस में हर सिलेबस का हर आइटम को हम लोगों को देखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने किया है। सो एनीथिंग डाउट टिल दैट मोमेंट? सर एक डाउट है सर। बोलिए जल्दी। सर फर्नीचर वाला क्रेडिटर टू फॉर फर्नीचर सर। जर्नल में बता देता हूं, ये क्रेडिटर्स का, आपने जो फर्नीचर खरीदा था वो गुड्स नहीं था, वो एसेट परचेस किए थे, तो उसका जो क्रेडिटर्स मतलब आपने उधार में खरीदा था, तो वो क्रेडिटर्स में आपने क्या किया, गुड्स का क्रेडिटर्स में डाल दिया है। लेकिन ये तो गुड्स का क्रेडिटर्स नहीं है, एसेट का क्रेडिटर्स है। तो ये गुड्स का क्रेडिटर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, इसलिए आपने लेस कर दिया क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। सर लायबिलिटी में तो शो करेंगे ना इसको? 100% लायबिलिटी तो है, लेकिन भाई लायबिलिटी तो पूरा ही है, सब क्या एक ही जगह शो करते हैं, उसका अलग कैटेगरी है जिसके ऊपर डिस्काउंट रिसीव नहीं होता है। सर आउटस्टैंडिंग फर्नीचर हो जाएगा सर। आउटस्टैंडिंग फर्नीचर नहीं, सब क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, बस सप्लायर फॉर फर्नीचर। ओके। ओके, एनी अदर डाउट? चलिए, मुझे कुछ सर बोलना है। हाँ बोलो। सर कैसे पता चलेगा कि ये सर एक बार ऊपर करिए तो। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गुड्स में है? On inquiry, it is ascertained that the creditors include क्रेडिटर के भीतर ये सब है बोल दिया है, और कुछ बोलना पड़ेगा? गुड्स के लिए या एसेट्स के लिए कैसे ना पता चलेगा? ना, ये तो 100% फर्नीचर परचेज मतलब एसेट ही है। ये फर्नीचर का एज्यूम करते, फर्नीचर का डीलर नहीं है, नहीं तो ऐसा सेपरेट लाइन क्यों लिखता? कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाना पड़ेगा, सब रिटन तो नहीं रहता है, कुछ कॉमन अप्रोच भी तो होता है। अचानक फर्नीचर का नाम दिया है, मतलब फर्नीचर प्रोबेबली इसका एसेट है, वो गलती से गुड्स का फर्नीचर में गुड्स में डाल दिया है। ओके सर। याद करो, सेल बैलेंसिंग में भी हम लोगों ने ऐसा किया था, एक लास्ट 2 क्लास में किया था। यस सर। यस क्रेडिट सेल से सर माइनस किए थे सर। एकदम। और कुछ? चलिए।